स्टूडेंट, अब हम आगे चल रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सेकंड पार्ट में। जो लास्ट वीडियो था वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू किया था और उसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच की कैलकुलेशन की थी। अब इसमें हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। वहाँ हमने क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब हम आ रहे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। तो सबसे पहले दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण कौन कौन से होते हैं? सोडियम एसीटेट और पोटेशियम साइनाइड, ये दो एग्जाम्पल्स आपको बताए गए थे। अब इन लवणों में उदाहरण हैं। सोडियम एसीटेट का जब हम जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलिसिस किया जाए तो जब हम जल डालते हैं तो सोडियम एसीटेट प्रबल विद्युत अपघटय है तो अपने आयनों में टूट जाता है। सोडियम आयंस और एसीटेट आयंस में पूरी तरह से अपघटित हो जाता है। एसीटेट आयंस नेगेटिव आयंस हैं जो पानी के H आयंस के साथ क्रिया करते हैं और एक दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड दुर्बल है तो वो कम आयनित रहता है, यानी आयनित अवस्था में ना रहकर आणविक अवस्था में रहता है। अब चूंकि एसीटेट आयंस H आयंस के साथ क्रिया करते चले जा रहे हैं तो विलयन में H आयंस की सांद्रता कम होती जाती है। जल के आयनिक गुणनफल का मान हम जानते हैं कि Kw का मान फिक्स रहता है 10⁻⁻14। अगर H आयंस की कंसंट्रेशन विलयन में कम हो रही है तो फिर OH आयंस की सांद्रता बढ़ती जाती है और फिर इससे क्या इफेक्ट होगा कि विलयन जो है वो क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अतः अगर हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए सॉल्ट्स लेते हैं तो जो हाइड्रोलिसिस है, जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इस जल अपघटन साम्य को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सोडियम एसीटेट पानी में डाला तो CH3COONA plus H2O gives CH3COOH plus NaOH, यानी एसिटिक एसिड प्लस NaOH बना। पर रिएक्शन क्या होगी? सोडियम एसीटेट अपने आयंस के रूप में रहता है CH3COO minus plus Na plus H2O, क्या देगा? एसिटिक एसिड बनाएगा प्लस प्रबल क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा Na प्लस OH माइनस, जो कि अपने आयंस के रूप में रहते हैं। फिर एसीटेट आयंस प्लस H2O दोबारा H आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और विलयन जो है फिर क्षारीय होता जा रहा है। तो अब स्पष्ट हो गया कि एसीटेट आयन का जल अपघटन हो रहा है। एसीटेट आयन H आयन के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना रहा है तो इसमें ऋणायन का जल अपघटन होता है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक जल अपघटन भी कहते हैं। अब उसी तरह से सबसे पहले हम एक संबंध निकालेंगे, जल अपघटन स्थिरांक, दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक। दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक को हम क्या लिखेंगे? Ka और जल के आयनिक गुणनफल, यानी रिलेशन बिटवीन KH, Ka एंड Kw। दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो दुर्बल अम्ल हमने ले लिया Ba प्लस प्रबल क्षार के साथ अगर जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होगा? Ba प्लस HOH, तो क्या बन जाएगा? Ha प्लस BOH। BOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि
जबकि HA जो है वो वीक एसिड है। तो BA लवण है, आयनित अवस्था में रहेगा। B प्लस A माइनस प्लस HOH गिव्स B प्लस OH माइनस और HA। फिर यही A माइनस दोबारा HOH से रिएक्ट करेगा और HA बना लेगा और हाइड्रोक्सिल आयन विलयन में उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसमें नेगेटिव आयन का जल अपघटन होगा। अब हम अगर यहाँ पर साम्य अवस्था पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो K बराबर हो जाता है HaOH माइनस अपॉन A माइनस HOH, यानी उत्पादों की सांद्रता बटा रिअभिकारकों की सांद्रता। अब HOH पानी को हम कंसंट्रेशन को उधर ले आते हैं तो KHOH इज इक्वल टू HaOH माइनस अपॉन A माइनस। Ha क्या है? दुर्बल अम्ल की सांद्रता। अगर हम पानी को अधिकता में लेते हैं या हम KHOH को एक नया कांस्टेंट दे देते हैं KH। KH हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, फिर वो बराबर हो जाएगा HaOH माइनस अपॉन A माइनस। दुर्बल अम्ल जो बन रहा है Ha, उसके बीच में एक आयनिक साम्य को हम कैसे लिख सकते हैं? Ha gives H plus A माइनस। साम्य अवस्था पर अगर हम इसका आयनिक स्थिरांक आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो वो आ जाता है Ka। Ka किसके बराबर हो जाएगा? H प्लस A माइनस अपॉन HA। जल का आयनिक गुणनफल हम जानते हैं Kw बराबर है H प्लस OH माइनस। हम Kw अपॉन Ka करें तो ये आ जाएगा H प्लस OH माइनस इंटू HA अपॉन H प्लस A माइनस। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाती है और Kw अपॉन Ka कन्वर्ट हो जाता है OH माइनस HA और A माइनस, यानी Kw अपॉन Ka। जल का आयनिक गुणनफल और आयनिक स्थिरांक दुर्बल अम्ल का किस पर डिपेंड कर रहा है? OH की कंसंट्रेशन पर, दुर्बल अम्ल की कंसंट्रेशन पर और ऋण आयन की कंसंट्रेशन पर। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं पिछली इक्वेशन से जिसमें हमने क्या निकाला था? KH। KH भी इसी के बराबर आ रहा था OH माइनस HA और A माइनस। तो हम लिख सकते हैं कि KH बराबर किसके हो जाएगा? Kw अपॉन Ka, यानी जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो आयनिक गुणनफल और दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। तो अम्ल की अगर हम दुर्बलता बढ़ाते जाते हैं Ha, तो उस स्थिति में Ka का मान कम होता जाता है और जल अपघटन स्थिरांक या KH का मान बढ़ता है। अब अगर हमें जल अपघटन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करनी है H, तो H के लिए हमने प्रारंभ में क्या लिया है? लवण का हमने 1 ग्राम मोल लिया है और उसको V लीटर आयतन में उपस्थित है। तो आयतन कितना है? V लीटर और मोल कितना है? 1 ग्राम मोल। अगर जल अपघटन की मात्रा H है, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे तो हम कहते थे ना उत्पाद X बनता है, तो उसी तरह से अगर जल अपघटन H हुआ है तो हम इक्वेशन लिखते हैं A माइनस प्लस HOH HA प्लस OH माइनस। इनिशियली जब 1 है तो HOH पानी को हमने एक्सेस में ले लिया ताकि कंसंट्रेशन पर कोई परिवर्तन ना हो, तो ये हमारा 0 0 हो जाता है। अगर कुछ समय बाद ये कितना बनता है? H, तो बचा कितना रह जाएगा? 1 माइनस H। विलयन की आयतन कितना है? V, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस H अपॉन V, HV
अगर हमें सांद्रता में परिवर्तित करना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एच इंटू सी एच सी एच सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और सी किसके बराबर हो जाती है? 1/V। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होता है? OH माइनस की कंसंट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन और A माइनस की कंसंट्रेशन। तो HA की कंसंट्रेशन कितनी है? HC। OH की कितनी है? HC। और A माइनस की कितनी है? 1 माइनस HC। सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाता है H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। अगर हम ये माने कि हाइड्रोलिसिस जल अपघटन बहुत कम हो रहा है तो H जो है वो 1 की तुलना में बहुत कम है, तो उस स्थिति में 1 माइनस H लगभग 1 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी कि H बराबर H स्क्वायर C के, या H बराबर, पहले हम देखें तो H स्क्वायर बराबर KH अपॉन C, या H बराबर रूट ऑफ KH/C। और अगर आपको इक्वेशन में वॉल्यूम दिया है तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ KH, ये स्मॉल h में आएगा, इनटू V। अब अगर हम KH की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C, या KW इंटू V अपॉन KA। तो अगर हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिएगा? आयनिक गुणनफल, वो हमें पता है 10⁻⁻14। सिर्फ दुर्बल अम्ल का आयनिक स्थिरांक और विलयन का आयतन या विलयन की सांद्रता के द्वारा हम जल अपघटन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन से देखें तो अगर हम ताप स्थिर रखते हैं तो जो सॉल्ट है उसकी तनुता बढ़ाने के साथ जल अपघटन की मात्रा भी बढ़ती है। तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता अगर हम कम करते हैं तो जल अपघटन की मात्रा बढ़ती है निश्चित ताप पर। और अगर ताप भी बढ़ाते हैं, सांद्रता निश्चित रख के ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने के साथ जल अपघटन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो Ka का मान कम होता जाता है और Kw का मान बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ताप बढ़ाने पर H की मात्रा बढ़ती है, पर सांद्रता स्थिर रखनी है। ताप स्थिर रखने पर सांद्रता बढ़ाने पर H का मान कम होता है। अब इसी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के जो सॉल्ट्स हैं उसके हाइड्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और पीएच अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो पीछे की इक्वेशन से हम देखें तो हमने क्या निकाला था? A माइनस प्लस HOH से HA प्लस OH माइनस, और उस वक्त OH माइनस की कंसंट्रेशन थी H इंटू C, और H प्लस किसके बराबर होता है, या हम कहें KW बराबर होता है H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू KW। तो H बराबर हो जाता है KW अपॉन OH माइनस, OH माइनस की वैल्यू पुट कर दें तो KW अपॉन H इंटू C। अब H की वैल्यू पुट कर दें तो KW अपॉन KW अपॉन KA इंटू C हो जाएगा, या KW इंटू KA अपॉन C। ठीक है, आगे बात समझें तो रूट ऑफ, क्योंकि आधा कैंसिल हो गया, KW पूरा है तो हाफ कैंसिल हो गया, तो हाफ बचा KW इंटू हाफ KA है जो ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय C। तो ये आ गई हमारी H आयन की कंसंट्रेशन। अब हम इसका लॉग ले लें तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, रूट को खोल देते हैं तो हाफ ऑफ लॉग KW प्लस हाफ ऑफ लॉग KA माइनस हाफ लॉग C। अब चूंकि log ऑफ H प्लस को हमें pH में कन्वर्ट करना है
तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए प्लस, माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की जगह हमने पी एच लिख दिया, लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह हमने पी के डब्ल्यू लिख दिया, लॉग ऑफ के ए की जगह हमने पी के ए लिख दिया और प्लस लॉग ऑफ सी। अब हम जानते हैं कि पी एच बराबर, क्योंकि विलयन कैसा है, क्षारीय विलयन है, तो पी के डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो पी एच बराबर 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होगी और हमारा विलयन क्षारीय होगा। इस तरह से हमने क्या क्या निकाला, सबसे पहले हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पीएच की वैल्यू कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ के डब्ल्यू और के ए। फिर हमने एच निकाला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की मदद से हमने एच आयन की कंसंट्रेशन निकाली और फिर उस एच आयन की कंसंट्रेशन की मदद से हमने पीएच कैलकुलेट करी। और जब हम पीएच कैलकुलेट करते हैं तो उसके फॉर्मूले में 7 प्लस हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ लॉग सी आता है, जो इंडिकेट करता है कि पीएच का मान 7 से अधिक होता है और विलयन जो है वो क्षारीय होता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं सिंपल सा। KCN का सॉल्ट लिया है हमने और 0.01 m उसकी कंसंट्रेशन है। जल अपघटन की मात्रा दे रखी है 3.7% और हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH की गणना करनी है। तो हम जानते हैं KH बराबर H² C/1 - H। तो H 3.7% है, यानी 3.7/100 या 3.7 इंटू 10⁻²। 0.01 है, इसका मतलब 10⁻²। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 3.7 इंटू 10⁻² 2 बार है, तो 3.7 इंटू 10⁻² इंटू सिंपल 10⁻² और 1 माइनस 0.037, 3.7/100 यही है। तो 10⁻6 हो गए, पावर्स तो सारी जुड़ गए। 3.7 इंटू 3.7 और 1 माइनस 0.037 है, तो ये 0.963 आ गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1.421 इंटू 10⁻⁵। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कैलकुलेशन है, तो हम खाली लास्ट रिजल्ट तक ना आकर ऊपर एक स्टेप पर भी छोड़ देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा ब्रीफ आइडिया था जिसमें हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करी।